Now, in today's lecture, we'll start with local self-government. Local government. Now, as you all know that India follows a federal structure, all right? So powers, as far as the government powers are concerned, वो सारी की सारी government powers ना आपकी divide की हुई है between center and states, राइट तो सेंटर के पास कुछ फंक्शंस हैं और स्टेट्स के पास कुछ फंक्शंस हैं, राइट ये तो आपको पता है, बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। बट आपको पता है जब इंडिया आजाद होने वाला था ना, तो बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, इंक्लूडिंग गांधी जी एक्चुअली प्लेड अ पिनिकल रोल इन दिस। गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्वराज का। गांधी जी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था, और स्वराज नाम से ही हमें पता चलता है व्हाट डू वी मीन बाय स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ गांधी जी पता क्या कहते थे, गांधी जी इस चीज में मानते थे, और गांधी जी को फॉलो करने वाले बहुत सारे आपके फ्रीडम फाइटर्स ये बात मानते थे कि देखो जो स्टेट है ना, जो गवर्नमेंट है, वो हमेशा हमेशा कोअर्सिव होती है। चाहे आपकी स्टेट डेमोक्रेटिक क्यों ना हो, तब भी आपकी स्टेट को गांधी जी मानते थे कि कोअर्सिव होती है। ये ना फोर्स करती है लोगों को वो चीज करने में जो शायद लोग करना नहीं चाहते या जिसमें लोगों का कंसेंट नहीं होता। वो ऐसा मानते थे। अब वो ऐसा क्यों मानते थे? वो कहते थे देखो, चाहे स्टेट को आप, गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेटिक बना दो, ठीक है, अनलेस आपके कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है ना, अगर आपके पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है तो आप ये मान ही नहीं सकते कि आपकी स्टेट या आपकी गवर्नमेंट कोअर्सिव नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कोअर्सिव नेचर हटाना चाहते हो स्टेट की। बट इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। Those of you who don't know what direct democracy is, well, direct democracy क्या होता है कि लोग एक जगह पे मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के लोग इकट्ठे ही लेते हैं, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो वो है जो अभी इंडिया में चल रही है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगा, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है और लोगों के बिहाफ पे वो डिसीजंस लेता है, राइट। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी, डायरेक्ट होगी, लोग ही इकट्ठे मिलते हैं और सारे डिसीजंस लेते हैं, लोग ही मिलते हैं एक असेंबली में। नाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पॉसिबल हो सकता है छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे गांवों में। जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम देते हैं वो देते हैं ग्रीक सिटी स्टेट्स में। वहां डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई थी। एक्चुअली ग्रीस वाज द वन हु गेव द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोस मींस पीपल, राइट। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स में तो पॉसिबल था क्योंकि कुछ ही लोग थे जो फ्री मैन थे और वो इकट्ठे मिलकर डिसीजंस ले सकते थे। वहां आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हो। बट इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को अगर चलाना है तो 1 बिलियन की पॉपुलेशन को कहां इकट्ठा करोगे और केओस नहीं हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए, कंट्री को अगर चलाना है तो आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करनी पड़ती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जब आप फॉलो कर रहे होते हो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे होते हो, तो गांधी जी का मानना है कि वो कोअर्सिव हो ही जाती है। बिकॉज पावर ना फिर लोगों से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पे चली जाती है, और रिप्रेजेंटेटिव्स की भी पावर ना उनके पार्टी के लीडर्स पे चली जाती है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर होगा ना, या जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके पास भी रियल पावर नहीं है, पावर उसकी पार्टी के हेड पे है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसके पास मतलब वो मेजर डिसीजंस नहीं ले सकता, उसके पार्टी के हेड मेजर डिसीजंस लेंगे। पार्टी डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, उससे हो क्या जाता है कि आपकी डेमोक्रेसी में ना, डेमोक्रेसी में भी पावर कुछ चुनिंदा लोगों के पास आ जाती है। और जब पावर कुछ चुनिंदा लोगों के पास आ जाती है ना, तो गांधी जी कहते हैं फिर गवर्नमेंट कोअर्सिव हो ही जाती है, जब पावर लोगों के पास नहीं रही। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या थी? वेल, गेटिसबर्ग एड्रेस में अपने अब्राहम लिंकन जी ने, गेटिसबर्ग एक जगह है वहां पे एड्रेस किया था उन्होंने, तो उन्होंने एक बड़ी फेमस लाइन बोली थी, एक क्लीशे बन चुका है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, राइट। ये 3 कंडीशंस होंगी, ऑफ, फॉर, बाय, तभी डेमोक्रेसी होगी। बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होती है, जो आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ, फॉर, बाय नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग हर एक माइन्यूट डिसीजन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। लोगों के पास टाइम भी नहीं है, पर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, और इसीलिए
नुमाइंदे, लोगों के नुमाइंदे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स वो काम करते हैं, और जब वो काम करते हैं तो लोगों के हाथ से पावर ट्रांसफर हो जाती है, राइट? तो अनलेस डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, पावर आपकी कुछ दिल्ली में बैठे लोगों के पास है या आपकी स्टेट कैपिटल में जो लोग बैठे हैं उनके पास है, तब वो कोअर्सिव ही होगी। अब कोअर्सिव से गांधी जी का मतलब क्या था? कोअर्सिव से गांधी जी का मतलब था कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे जिन पे आपका कंसेंट नहीं था, फिर भी आपको मानना पड़ेगा। भाई डेमोक्रेसी का मेन पर्पस क्या था? डेमोक्रेसी का मेन पर्पस ये था कि सारे पॉलिटिकल फंक्शंस, ये सारे पॉलिसीज वगैरह में लोगों का कंसेंट हो, लोग पॉलिसीज बनाएं, राइट? यही डेमोक्रेसी का फंक्शन था ना, कि जितनी पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के हाथ में हो। अब पॉलिटिकल पावर लोगों के हाथ में का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल जितने भी डिसीजंस हैं उसमें लोगों की सहमति हो, कंसेंट हो। पर ऐसा तो आपको देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कहां देखने को मिलता है आपको गवर्नमेंट कई ऐसी चीजें कर रही है, कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देती है जिसमें आपकी सहमति नहीं होती, फिर भी आपको करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ने किसी ऑफिस में आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया, आपकी शायद सहमति ना हो पर आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने यह मैंडेटरी कर दिया कि कहीं भी आप पब्लिक में जाओगे तो आपको मास्क पहन के जाना है। नाउ ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, पर बहुत सारे लोगों का तो कंसेंट नहीं है इसमें, पर उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। पीपल आर बीइंग कोर्स्ड टू डू थिंग्स व्हिच दे डोंट वांट टू, राइट? अब गांधी जी ने कहा देखो डेमोक्रेसी अगर चलानी है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी करो तो बढ़िया है, तब कोअर्सिव नहीं रहेगी, ठीक है? पर क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं चला सकते इंडिया जैसे बड़े देश में। तो आप क्या कर सकते हो जिससे कोअर्सिव नेचर ऑफ स्टेट थोड़ी सी कम हो जाए? गवर्नमेंट एक कोअर्सिव चीज तो है ही है, बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हो, गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है और आपकी सहमति नहीं थी। अब कैसे आप कोअर्सिव चीजें, कोअर्सिव नेचर ऑफ गवर्नमेंट एज मिनिमम एज पॉसिबल कर सकते हो? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस एज मच एज पॉसिबल है। जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, उतनी ज्यादा आपकी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी होती है। पार्टिसिपेटरी के साथ साथ मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। एक और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेलिबरेशन ज्यादा होती है। कोई भी डिसीजन होता है ना तो उसमें प्रॉपर डिबेट्स, डेलिबरेशन, प्रॉपर सारी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, तभी पॉलिसी आगे आती है ना। पार्लियामेंट के होने से डेलिबरेशन वाला एस्पेक्ट तो पूरा हो जाता है, क्योंकि आप ही का रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे डिबेट करता है। प्रॉपर डिबेट्स के बाद ही कोई पॉलिसी आती है, तो पार्लियामेंट कैन टेक केयर ऑफ डेलिबरेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पर आपकी डेमोक्रेसी तभी पार्टिसिपेटरी होगी अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करोगे। अब यह कैसे पॉसिबल होगा ना? गांधी जी ने इसका सॉल्यूशन दिया था। गांधी जी ने कहा था कि लोगों की पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस तभी हो सकता है अगर स्वराज का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाए। नाउ ये फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम मूवमेंट के टाइम की बातें हैं। उस समय बहुत सारे लोग स्वराज का मतलब ये ले गए थे कि फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्होंने ये भी बोला था कि हमें स्वराज चाहिए, तो बहुत सारे लोग ये भी सोच गए होंगे कि स्वराज का मतलब ब्रिटिश रूल को हटाओ, इंडियंस को बिठाओ। पर गांधी जी ने कहा था कि मेरा स्वराज इतना लिमिटेड नहीं है, माय कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज इज इवन बियॉन्ड ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। वो कहते थे कि अगर ब्रिटिश चले भी जाए ना इंडिया से, तो भी स्वराज शायद इंडिया में नहीं आ सकता या नहीं आएगा अनलेस हम स्पेसिफिक स्टेप्स लें। स्पेसिफिक स्टेप्स लेंगे तो इंडिया में स्वराज आएगा। और स्वराज का मतलब क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट। आप ब्रिटिशर्स को हटा दो, ब्रिटिश लोगों को आप अगर हटा दो तो भी इंडिया ब्राउन स्किन्ड ब्रिटिशर्स एक तरह से रूल करने लग जाएंगे। तो स्वराज लाने से आप एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट लाने से आप लोगों के हाथ में पावर दोगे, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी करोगे। अब स्वराज का मतलब क्या है? उनका मतलब यह था कि पावर शुड बी एज डिसेंट्रलाइज्ड एज पॉसिबल। एज डिसेंट्रलाइज्ड उनका कहना था कि विलेज लेवल पे ना सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, विलेज लेवल पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो जो उस गांव की जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी वही पूरी कर देते हैं। उनका कॉन्सेप्ट यह था कि विलेज लेवल पे ना पंचायत हो, और वो पंचायत जो है ना मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू दैट विलेज वो ले।
कोई दिल्ली में बैठी सरकार उस विलेज के डिसीजंस ना ले, मैक्सिमम जितनी पावर है ना वो विलेज पंचायत के हाथ में दे दो। विलेज पंचायत में ज्यादातर लोग होंगे, लोग जानते होंगे विलेज पंचायत में कौन कौन है, लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने घर के साइड वाले जगह से एक हाईवे निकलवाना है ताकि आप जा सको, या आपने अपने घर के आसपास की रोड को साफ वगैरह करवाना है, तो म्यूनिसिपैलिटीज की आप तरफ जाते हो, राइट? मेक सेंस, म्यूनिसिपैलिटीज को बोलते हो। गांधी जी ने कहा था, या स्वराज के कॉन्सेप्ट में मानने वाले लोग कहते हैं कि उस गांव की जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें विलेज पंचायत देखे। पावर शुड बी एज डिसेंट्रलाइज्ड एज पॉसिबल, क्योंकि जितनी डिसेंट्रलाइज रखोगे उतनी लोगों के कंट्रोल में होंगी, राइट? एक शहर है, उस शहर में मेजर मेजर जो भी काम होते हैं वो सारे वहां की लोकल गवर्नमेंट देखें, ठीक है? इंडिया में मेजॉरिटी पावर आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मेजॉरिटी पावर विलेज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, जैसे डिफेंस हो गया, वो तो विलेजेस नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वो विलेजेस नहीं कर सकते, तो कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन आप सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, बाकी मेजॉरिटी फंक्शंस आप विलेज पंचायत को दे दो, राइट? तभी लोगों के हाथ में पावर आएगी, सेल्फ गवर्नमेंट आएगी, स्वराज आएगा। मेक सेंस? ठीक है, तो गांधी जी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था कि लोकल पावर शुड बी एज डिसेंट्रलाइज्ड एज पॉसिबल। क्लियर? नाउ जब इंडिया आजाद हुआ ना, कहने को तो सारे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे काफी हद तक ही उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी है, पर उनके कुछ फॉलोअर्स भी स्वराज के आइडिया में मानते नहीं थे। उनके कुछ फॉलोअर्स भी कहते थे कि देखो अभी इंडिया रेडी नहीं है डिसेंट्रलाइज्ड पावर के लिए, इंडिया में पावर एज सेंट्रलाइज्ड एज पॉसिबल होनी चाहिए। बी आर अंबेडकर जी जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने तो ये कह दिया था कि जो पंचायत होती है ना वो तो हमारे मिडीवल एरा के डेन्स हैं, कि वहां पे मिडीवल एरा के कास्टिज्म वाले आइडियाज है जो चलते हैं विलेज पंचायत को तो साइड पे करो, होनी नहीं चाहिए विलेज पंचायत। इवन नेहरू भी जो थे ना वो भी ये कहते थे कि देखो अभी इंडिया की जरूरतें हैं कि इंडिया में पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए, अगर बांट दिए ना इंडिया के हिस्सों में पावर तो ये सारे लोग बिखर जाएंगे। इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी और प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए पावर एक सेंटर पे होनी चाहिए, एक जगह पे होनी चाहिए जो पूरे देश को गवर्न करे। तभी हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कई लोग तो ये कहते थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी नहीं है, ज्यादा पावर दिल्ली के पास है एज कंपेयर टू स्टेट कैपिटल, स्टेट्स के पास नहीं इतनी है जितनी दिल्ली के पास है। क्योंकि नेहरू जी और हमारे जो अंबेडकर जी थे उनका ये कहना था कि पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए। इंडिया को अगर तरक्की याफ्ता बनाना है, इफ इंडिया वांट्स टू टेक इट्स राइटफुल प्लेस इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस, वर्ल्ड ओवर इंडिया को अपना नाम बनाना है, तो इंडिया को प्लान्ड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और प्लानिंग टॉप डाउन होनी चाहिए, टॉप से होनी चाहिए। पर गांधी जी को बुरी तरह नाराज भी नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या करा, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी निकाला। आपने करा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें आर्टिकल 40 डाला था कि स्टेट्स शैल एंडेवर टू क्रिएट दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, के पंचायत वगैरह स्टेट्स बनाएंगी, म्यूनिसिपैलिटीज स्टेट्स बनाएंगी, ठीक है? पर ये हम जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिशिएबल नहीं है, तो स्टेट्स पे कोई मैंडेटरी नहीं था, गवर्नमेंट पे कोई मैंडेटरी नहीं था कि विलेज पंचायत बनानी है, मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बस गांधी जी को एक होमेज पे करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम ट्राई करेंगे, पर हम पे अभी मैंडेटरी नहीं है। प्लस एक और चीज कर दी गवर्नमेंट ने, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की, पंचायत बनाने की जो पावर है, म्यूनिसिपैलिटी बनाने की जो पावर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास नहीं रखी। जैसा कि आप जानते हो इंडिया में ना 3 लिस्ट हैं, एक है आपकी यूनियन लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, एक है आपकी स्टेट लिस्ट और एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। जो जो चीजें यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड होंगी उन पे लॉ यूनियन ही बना सकता है, यूनियन यानी कि दिल्ली से बनेंगे लॉ। जो जो चीजें स्टेट लिस्ट में होंगी उन पे लॉ आपके कहां से बनेंगे, उन पे लॉ बनेंगे आपके स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे। और जो जो चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में होंगी वो सारी चीजें कौन बनाएगा, दोनों सेंटर और स्टेट्स बना सकते हैं, है ना? यही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में डाल दिया, यानी
दिल्ली पंचायत नहीं बना सकता, यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट नहीं, पंचायत पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर लगता है, इंडिविजुअल स्टेट असेंबलीज को अगर लगता है कि हमारे स्टेट में पंचायत होनी चाहिए, तो वो अपने आप देख लें। तो गांधी जी को बस एक तरह से सेटिस्फाई करने के लिए एक आपने कह दिया कि जस्टिशिएबल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, और हमने स्टेट्स के हाथ में दिया है, उन्होंने बनाना बना दें, राइट ये सारी चीज थी। पर गांधी जी का कॉन्सेप्ट स्वराज का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, पंचायत को पावर देने का अभी भी रेजोनेट कर रहा था, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बार बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, पूरे इंडिया में सिंस 1958 कोशिशें होती रही कि इंडिया में भी पंचायत का सिस्टम बने। क्यों बने? क्योंकि एक पावर को आप डिसेंट्रलाइज करना चाहते हो, स्वराज का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहते हो, लोगों के हाथ में एज मच पावर एज पॉसिबल लेके आना चाहते हो, गवर्नमेंट को एज लीस्ट कोअर्सिव एज पॉसिबल बनाना चाहते हो, ठीक है ना, ये आप करना चाहते हो। इसीलिए ये सारी चीजें करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपनी तरफ से तो कह दिया कि अभी पंचायत का टाइम नहीं है, अभी है नहीं, पर फिर भी हमारे कंट्री में स्वर उठते गए पंचायत को लेके, ठीक है, कि पंचायत होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों के पास पावर होनी चाहिए। हमने आजादी किस लिए लड़ी थी? इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि गोरों की जगह ब्राउन स्किन्ड गोरे हम पे राज करने लग जाएं। पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए थी, राइट। तो 1958 में ही ना बहुत सारी ऐसी आवाजें उठी कि पंचायत को वापस लेके आया जाए। अब 1958 तक और काफी हद तक जब तक पंचायत नहीं बनी थी ना, तब तक ये जो लोकल लेवल पे प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम होता था ना, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी करती थी, यानी कि गवर्नमेंट करती थी, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि लोकल लेवल पे जो प्लानिंग और डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, रूरल प्लानिंग वगैरह है, लोकल लेवल की प्लानिंग, वो लोकल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के पास दे देनी चाहिए, पंचायत के हाथ में दे देनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी बातें जब उठ रही थी ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा देखो अभी तक ये जो पंचायत को लेकर डिमांड है ना, ये अभी भी स्ट्रांग चल रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक कमिटी बिठा दी, गवर्नमेंट ने बात करी, एक कमिटी बिठाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, बी.आर. मेहता कमेटी। और बी.आर. मेहता कमेटी को बोला कि भाई आप रेकमेंड करो कि हमारे कंट्री में पंचायत का सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमारे कंट्री में पंचायत का सिस्टम कैसा होना चाहिए, और आप बताओ कि फीजिबिलिटी है पंचायत की। वैसे तो लोकल लेवल पे काम हमारे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है, यूनियन की ब्यूरोक्रेसी है, कर रही है, पर फिर भी लोग कह रहे हैं कि स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता, सेंटर से आए आईएएस आईपीएस वालों को क्या पता कि लोकल लेवल पे मुद्दे क्या हैं। हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस चाहिए, राइट। तो एक तो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, और अगर इंडिया में पंचायत इंट्रोड्यूस करनी भी है तो भी कैसे करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेहरू जी ने बी.आर. मेहता कमेटी बनाई। 1957 में यह कमेटी आई और इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या दी? इस कमेटी ने बोला कि विलेज लेवल पे पंचायत होनी चाहिए, और इन्होंने एडवाइस करा कि एक 3 टियर आर्किटेक्चर होना चाहिए पंचायत का। पंचायत 3 लेवल पे होनी चाहिए, 3 टियर आर्किटेक्चर। अब वो 3 टियर आर्किटेक्चर क्या बोला इन्होंने बोला एक तो विलेज लेवल पे एक विलेज पंचायत हो, और विलेज पंचायत कैसे होगी, पूरे विलेज को ना आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दोगे और लोग इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स एक पूरे गांव में। एक गांव में एक पंचायत बन जाएगी जो उस गांव का एक तरह का पार्लियामेंट हो गया, लोग इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और वो विलेज पंचायत लेवल पे पंचायत बन जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था ये तो विलेज लेवल पे पंचायत है, कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस को आप इकट्ठा कर दो, यानी कि 5 से 10 विलेजेस को आप इकट्ठा कर दो, तो उनके लिए भी एक सेपरेट पंचायत होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा एक तो विलेज लेवल पे पंचायत होनी चाहिए, एक ये 5 से 10 का ग्रुप है ना जो विलेजेस का, इसके लिए भी एक सेपरेट पंचायत होनी चाहिए, बिकॉज कुछ विलेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि 5 से 10 के ग्रुप के लिए एक आप बनाओ पंचायत समिति, ठीक है। एक पंचायत के लेवल 5 से 10 विलेजेस के ग्रुप के लेवल की भी एक पंचायत हो, पंचायत समिति, राइट। और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक पंचायत होनी चाहिए जिसका नाम उन्होंने बोला एक जिला परिषद हो, ठीक है। तो 3 टियर आर्किटेक्चर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखो एक तो विलेज लेवल पे होनी चाहिए विलेज पंचायत, फिर 5 से 10 विलेजेस के ग्रुप पे होनी चाहिए एक पंचायत समिति, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस हैं उनके लिए भी एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पंचायत होनी चाहिए जिसका नाम है जिला परिषद। 3 टियर आपने आर्किटेक्चर बनाने को बोला।
अच्छा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने यह भी बोल दिया कि इनके इलेक्शंस तो डायरेक्ट होंगे, यानी कि उस गांव के लोग विलेज पंचायत बनाएंगे, इलेक्ट करेंगे। बाकी जो ऊपर के लेवल के है ना पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। यानी कि 5 से 10 विलेजेस का ग्रुप है ना, तो 5 से 10 विलेजेस का जो ग्रुप है, हर विलेज की एक विलेज पंचायत है, तो विलेज पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ना, वो मिलके इलेक्ट करेंगे पंचायत समिति को, और डिफरेंट पंचायत समितिज के मेंबर इलेक्ट करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद को। ठीक है, इन्होंने 3 टियर आर्किटेक्चर दे दिया, प्लस इन्होंने कहा कि ज्यादातर फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, के प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी है विलेज लेवल पे, और कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, गवर्नमेंट के रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो ये लोग एग्जीक्यूट करें। ये सारे इन्होंने बोला कि कुछ मैक्सिमम फंक्शंस ना आप इनके हाथ में दे दो। तो जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है, सेंटर की ब्यूरोक्रेसी है, उनसे कुछ फंक्शंस उठा के, ऑफिसर से कुछ फंक्शंस उठा के ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों के हाथ में दे दो, तभी पावर लोगों के हाथ में आएगी। ठीक है, मेक सेंस। अब बलवंत राय मेहता ने ये कमेटी ये रिकमेंडेशंस दे दी, आप अपने नोट्स में देख लेना, और बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। अब प्रॉब्लम पता क्या है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, जो सब्जेक्ट है, वो तो स्टेट लिस्ट का है, राइट। सेंटर तो उस पर कोई लॉ बना नहीं सकता। तो सेंटर ने क्या करा, सेंटर ने ओपन कर दिए बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस और बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से पंचायत का स्ट्रक्चर बनाए कि पंचायत कैसे बनानी है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है। तो वो अपने हिसाब से पंचायतों का सारा स्ट्रक्चर वगैरह बनाए वो। ठीक है, उनका मन करे तो BR मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस कुछ ले ले, सारी की सारी ले लें, कुछ ले ले या बिल्कुल ना ले, अपने हिसाब से पंचायत का स्ट्रक्चर बना दे, उनके हाथ में है। ये तो हमने एक मॉडल बना दिया उनके लिए कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसी के बाद ना बहुत सारी स्टेट्स ने पंचायत बनाई। ठीक है, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने अपना पंचायत का सिस्टम इनैक्ट करा। नागौर जिले में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पंचायत वगैरह, पहली बार इलेक्शंस भी हुए थे, 1959 में ही हो गया था। पर क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन स्टेट्स पे मैंडेटरी नहीं थी, इसलिए हर स्टेट ने अपने हिसाब से करा। जैसे 3 टियर जो स्ट्रक्चर है ना, ये राजस्थान ने तो फॉलो कर लिया, तमिलनाडु ने 2 टियर स्ट्रक्चर ही रखा, वेस्ट बंगाल ने तो 4 टियर स्ट्रक्चर कर दिया था। ठीक है, तो कुछ कुछ हर स्टेट ने अपने हिसाब से करा, सब कुछ अपने हिसाब से करा। पर फिर भी बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि पंचायत के हाथ में पावर देना ना स्टेट गवर्नमेंट्स चाहती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो स्टेट में लेवल पे पार्टीज हैं, वो अगर इन पंचायत के हाथ में पावर दे देंगी तो उनके पास क्या रहेगा? अपनी पावर उन्हें इनको देनी पड़ेगी। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी? कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी। तो हाल ये था, वैसे तो कई स्टेट्स ने पंचायतें बनाई नहीं, जिन स्टेट्स ने बनाई भी ना, वो भी रेगुलर इलेक्शन कर ही नहीं पा रहे। ना रेगुलर इलेक्शन हो रहे, ना उनको रियल पावर दी, ना उनको फंक्शंस दिए, और ना पैसा दिया। पैसे से ही तो वो चलाएंगे, सारे पॉलिटिकल प्रोसेस करेंगे। ना फंक्शंस दिए, ना फाइनेंसेस दिए, कुछ दिया ही नहीं, राइट। तो इसीलिए बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद ये प्रोसेस फिर से डोरमेंट हो गया। पर उसके बाद फिर से एक आवाज उठी जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई और उन्होंने एक और कमेटी बिठाई। बलवंत राय मेहता कमेटी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं पाई, तो उन्होंने एक और कमेटी बिठाई, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में बैठी और अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि देखो 2 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। उन्होंने कहा एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पंचायत होनी चाहिए जिसका नाम तो जिला परिषद, ठीक है, बलवंत राय मेहता जी ने ठीक कहा था। पर कहता विलेज लेवल पे नहीं मुझे चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल पे चाहिए। 5 to 10 विलेजेस का जो ग्रुप होगा ना, उनके लिए एक पंचायत होगी जिसको उन्होंने मंडल पंचायत कह दिया, मंडल पंचायत। ठीक है, बस 2 टियर आर्किटेक्चर है, मंडल पंचायत हो, जिला परिषद हो और कर दें स्टेट्स। ठीक है, अब ये बात अशोक मेहता जी ने कह तो दी, ठीक है, पर अशोक मेहता ने और रिकमेंडेशंस भी दी। उन्होंने बोला स्टेट गवर्नमेंट्स को फंक्शंस देने चाहिए, इनके हाथ में सारी प्लानिंग देनी चाहिए, लोकल लेवल पे प्लानिंग, इनको फाइनेंसेस देने चाहिए, फंड्स देने चाहिए, टैक्सेशन की पावर इनको देनी चाहिए ताकि ये खुद अपने फंड्स इकट्ठे कर सके, राइट। और प्रॉपर लेवल पे इलेक्शंस होते रहने चाहिए। अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे प्रॉपर, स्टेट्स अगर सुपरसीड ही कर देंगी इन पंचायत को, इलेक्शंस ही नहीं करेंगी, तो फायदा क्या इनका? डेमोक्रेसी तो आएगी नहीं इनके पास, राइट। तो अशोक मेहता कमेटी ने अपनी सेट ऑफ रिकमेंडेशंस दी कि देखो अब मेरी रिकमेंडेशंस फॉलो करो, शायद पंचायती राज अच्छे से आ जाए।
हुआ क्या? अशोक मेहता कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, पंचायती राज फिर भी नहीं आया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ना सारी पावर, स्टेट गवर्नमेंट्स देना ही नहीं चाहती पावर, राइट? उसके बाद आपने बहुत सारी कमिटीज बिठाई, ठीक है, आपने एक जीवीके राव कमेटी बिठाई। अच्छा, अशोक मेहता कमेटी ने एक और चीज बोली थी, बहुत सारे लोग ये अक्यूज कर रहे थे पंचायत को कि देखो पंचायत तो ना जनरली हिस्टोरिकल टाइम्स में, यानी कि मिडीवल एंशिएंट टाइम्स में, वर कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट कास्ट, हायर कास्ट के लोग कंट्रोल करते थे, और जो लो कास्ट के लोग होते थे उन्हें क्या करते थे, वो दबाते थे पंचायत के कंट्रोल के थ्रू। अगर आप हायर कास्ट को पावर दे दोगे तो लो कास्ट वाले तो बेचारे दब जाएंगे इनको, और आप पावर दे रहे हो आप। तो अशोक मेहता कमेटी ने बोल दिया कि एससीज और एसटीज की रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए पंचायत में, ठीक है। खैर, जब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही सारी पावर है, सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट्स कई जो सीरियस थी वो कर रही थी, जो सीरियस नहीं थी वो नहीं कर रही थी, तो इंडिया में पंचायत का सिस्टम ना ऐसे उठा नहीं था। फिर आपने एक और कमेटी बिठा दी 1985 में, जीवीके राव कमेटी, ठीक है। जीवीके राव कमेटी ने भी कहा कि देखो रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, फंक्शंस ट्रांसफर करने चाहिए, अभी भी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है लोकल लेवल के काम भी, लोकल लेवल पे जो भी प्लानिंग सारी पॉलिसी वगैरह होते हैं ये भी अभी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, ठीक है, ये पंचायत को ट्रांसफर होना चाहिए। फिर भी उनकी भी 1985 में जीवीके राव कमेटी का भी कुछ नहीं हुआ। फिर इवेंचुअली आपने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था एलएम सिंघवी कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। एलएम सिंघवी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस तो दी, पर एलएम सिंघवी ने ना साथ साथ एक और बात कह दी। एलएम सिंघवी ने कहा कि देखो जब तक आप पंचायत बनाने की पावर स्टेट्स को दोगे ना, स्टेट्स प्रॉपरली बनाएंगी नहीं, इसीलिए हमें ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमें पंचायत का प्रोविजन स्टेट्स के लिए कंपलसरी करना पड़ेगा। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पंचायत के रेगुलर इलेक्शंस हो वो भी कंपलसरी करना पड़ेगा। नहीं तो अगर स्टेट्स पे आप मैंडेटरी नहीं रखोगे, स्टेट्स कर ही नहीं रही और पंचायत को सीरियसली नहीं ले रही। इसीलिए आपको एलएम सिंघवी ने कहा कि इसको ना आप कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दो कि ये जो स्टेट्स की पावर है, पावर स्टेट्स के पास ही रहेगी, पर स्टेट्स के लिए कंपलसरी है कि उन्हें पंचायत का गठन करना पड़ेगा और पंचायत के रेगुलर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे और उन्हें कुछ ना कुछ फंक्शंस देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ फाइनेंसेस देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे, राइट। तो एलएम सिंघवी ने आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ। अब एलएम सिंघवी ने जब ये बात बोल दी ना, ठीक है, एलएम सिंघवी ने 1986 में बोली थी, उनकी कमेटी का नाम भी था रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब एलएम सिंघवी ने बात बोल दी तो राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश करी, फेल होगी, स्टेट्स ही नहीं मान रही थी, बिकॉज ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसमें 50% स्टेट्स की रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। अब स्टेट गवर्नमेंट्स ही नहीं मान रही तो कैसे होगा, राइट। फिर उसके बाद वीपी सिंह की, राजीव गांधी की गवर्नमेंट हट क्या गई, मतलब वो तो असैसिनेशन ही हो गया था, तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने फिर ट्राई करा। वीपी सिंह की गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर पाई बिकॉज स्टेट्स वर नॉट ऑन बोर्ड, ठीक है। तो जो प्रपोजल था ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसे थोड़ा बहुत चेंज करा और फिर पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी 1991 में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश करी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गई। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपने दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए जिसके तहत आपने बोला कि पंचायत अब कंपलसरी हैं स्टेट्स के लिए, इनके रेगुलर इलेक्शंस होंगे। अच्छा, पंचायत तो विलेज लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, शहरों के लिए क्या इंस्टीट्यूशंस होंगे? विलेज के लिए तो पंचायत है, शहरों के लिए क्या होगा? शहरों के लिए होनी चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या म्युनिसिपैलिटीज। उसके लिए भी आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी विच वाज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपने म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपैलिटीज ही कह देते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इनका प्रावधान, इनके प्रोविजंस आपने डाल दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आपने स्टेट्स को बोल दिया कि करोगे आप ही का सब्जेक्ट है, पर कुछ कुछ प्रोविजंस मैंडेटरी हैं, जैसे इलेक्शंस रेगुलरली करवाने हैं, ये करना है, वो करना है, वो चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी और अब आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए ना, तो इन्होंने एक बनाया 11th शेड्यूल। उस 11th शेड्यूल में ना सारे वो फंक्शंस या सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जो स्टेट्स को अपने से
पंचायत को ट्रांसफर करने होंगे, वो पावर्स लिखी हुई हैं जिन्हें स्टेट्स ने ट्रांसफर करने हैं पंचायत को। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट असेंबली की अथॉरिटी है कि वो कितनी पावर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, पर कौन सी पावर्स उन्हें ट्रांसफर करनी मतलब कर सकते हैं वो 11th शेड्यूल में डाल दिया। सिमिलरली अर्बन लोकल बॉडीज के लिए आपने 12th शेड्यूल इनैक्ट कर दिया, उसमें कुछ 18 आइटम्स आपने रखी और देखा कि इसमें से जो भी आइटम्स है स्टेट गवर्नमेंट्स अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करते हैं। और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही आज हमारे देश में पंचायतें भी हैं, पंचायतों के इलेक्शन भी होते हैं और म्युनिसिपल बॉडीज के भी इलेक्शन होते हैं, और वो भी हैं आज। अगर ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ना होते तो ये सारी चीजें शायद ना होती। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में होता पंचायतों का प्रोविजन, कुछ में ना होता। Right? It was because of these two acts that government took a step towards participatory democracy. Government took a step towards local self-government. Government took a step towards decentralization of power. Because power should be decentralized or else democracy won't reach its ultimate goal. And what is the ultimate goal of democracy? Well, government of the people, for the people, by the people. Power should be as decentralized as possible or else the coercive power of state would grow. Clear? तो ये पूरी जर्नी थी आपकी पंचायतों का सिस्टम एस्टैब्लिश करने में, और जो गांधी जी का सपना था जो आपने आर्टिकल 40 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला था, वो साकार हुआ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। All right, so 73rd and 74th constitutional amendment acts actually enabled the provision of enabled Article 40, which was a directive principle of state policy. Make sense? All right, चलो now अब हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। पहले इसे देखेंगे, विलेज लेवल पे देखेंगे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, और फिर हम अर्बन लेवल पे देखेंगे। ओके, तो नाउ वील टॉक अबाउट पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd CA Constitutional Amendment Act. This Constitutional Amendment Act actually enabled state governments, or not enabled, actually made them to create the third tier of our government structure. करंटली तो नहीं, पहले हमारा फेडरल स्ट्रक्चर तो था, तो वो 2 tier फेडरल स्ट्रक्चर था, कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है, ठीक है। बट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा, 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बना दिया। एक सरकार चलेगी, कुछ पावर्स हैं सेंटर की यानी कि दिल्ली से, कुछ पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की या स्टेट लेजिस्लेचर्स की, और फिर आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बना दिए, यानी कि एक पंचायत का इंस्टीट्यूशन और शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज का। तो 3 tier स्ट्रक्चर बन गया बिकॉज ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ठीक है। नाउ आवर कंट्री हैज 3 tier गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो इस 3 tier गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में पहले विलेजेस वाला पोर्शन देख लेते हैं, व्हिच वाज एनेबल्ड थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ना कुछ आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। पहली बात तो इसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करा पार्ट 9, ठीक है, और उस पार्ट 9 में कुछ आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करे। आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ आपका है विलेज पंचायत से रिलेटेड या पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपने क्या करा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट डाला। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं वो दिए हुए हैं आपके पार्ट 9, व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड देयर वर सर्टेन आर्टिकल्स, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक, जैसे 243A, 243B, 243C, ऐसे करते करते 243O तक आपने कुछ प्रोविजंस बनाए जो डिसाइड कर रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे एनैक्ट करेगी, राइट। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस करा पार्ट 9A, ठीक है, जिसके आर्टिकल्स चलते थे 243P, है ना, 243 ABCD से लेके O तक आपका विलेज पंचायत वाला है, O के बाद क्या आता है P। तो 243 P से लेके 243 ZP और ZX मतलब जब हम विलेज वो करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज करेंगे, उसमें एग्जैक्ट आ जाएगा, बट कुछ ZP है शायद, वहां तक आपका अर्बन का सिस्टम है। क्लियर, मेक सेंस। अब
हम बात करते हैं इसकी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या पार्ट 9 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दिए पंचायत के लिए। अब इसमें से कुछ प्रोविजंस ना कॉन्स्टिट्यूशन ने कंपलसरी रखे स्टेट्स के लिए कि हर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना है, और कुछ प्रोविजंस ना स्टेट लेजिस्लेचर्स के हाथ में छोड़ दिए। कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आर्टिकल्स में लिखे तो हैं, पर उसमें क्लियरली लिखा है एज डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। वो प्रोविजंस ऐसे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। ठीक है, पर कुछ प्रोविजंस कंपलसरी हैं। अब हम एक एक करके सारे प्रोविजंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने बोला है कि हर विलेज में एक ग्राम सभा बनेगी। हर विलेज में, हर रजिस्टर्ड विलेज में एक ग्राम सभा बनेगी। अब ग्राम सभा पता है क्या होगी? ग्राम सभा ना एक लिस्ट होगी, जितने भी इलेक्टर्स हैं या वोट देने वाले हैं, जितने भी वोटर्स हैं ना एक पर्टिकुलर गांव में, उनकी पूरी लिस्ट को हम ग्राम सभा कहेंगे। ठीक है, सो ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। ग्राम सभा जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे ना गांव में, वो सारे मिलके बनाएंगे आपकी ग्राम सभा। अब यहां पे साथ साथ ये बोल दिया कि ग्राम सभा होगी। अब ग्राम सभा करेगी क्या, उसका पावर्स क्या है? एक आपने एक बना तो दी बॉडी, अब वो बॉडी डिस्कस करके क्या डिसीजंस ले सकती है, कौन से पॉलिसीज वो बना सकती है, क्या पावर्स क्या है उसकी, वो काम ना आपने स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में छोड़ दिया। आपने कहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि ग्राम सभा को क्या क्या फंक्शंस देने हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर आप ग्राम सभा को ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस दे दो ना, तो ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे? जितने भी लोग हैं गांव के, वो सारे ग्राम सभा में इकट्ठे होते हैं और इन फंक्शंस को फॉलो करते हैं या इन फंक्शंस को करते हैं। ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी ना, कि आपने सारे लोगों को बुला लिया और वो सारे लोग डिसाइड करेंगे वो फंक्शंस। पर ये स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में दे दिया कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो इनको कुछ फंक्शंस दे सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो इनको कोई फंक्शंस नहीं दे सकता, पर ग्राम सभा जरूर होगी और ग्राम सभा में होंगे ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स। ठीक है, फिर आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि 3 टियर पंचायत का स्ट्रक्चर ही होगा। अब 3 टियर स्ट्रक्चर क्या होगा? विलेज लेवल पे एक विलेज पंचायत होगी, फिर कुछ विलेज के ग्रुपिंग्स के लिए एक इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत होगी। एक विलेज के लिए एक विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल के लिए एक इंटरमीडिएट पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जिला परिषद जैसी चीज होगी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी। तो ये 3 टियर आर्किटेक्चर होगा। बिल्कुल बलवंत राय मेहता कमेटी की तरह ही है, पर बलवंत राय मेहता कमेटी से एक थोड़ा सा ये डिफरेंट है। विलेज पंचायत के मेंबर्स बलवंत राय मेहता कमेटी कहती थी कि डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, बट ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, राइट? बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd कहता है कि ये सारे मेंबर्स इन पंचायतों के डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत, दे विल डायरेक्टली इलेक्ट मेंबर्स ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत, दे विल डायरेक्टली इलेक्ट मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने ना एक थोड़ा सा लीवे भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कई हमारे कंट्री में ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन ही बहुत कम है, उसमें 3 टियर पंचायत बनाने का क्या वो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है, उन्हें इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है, पर जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख है, उनके लिए कंपलसरी प्रोविजन है कि उन्हें 3 टियर आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा और सबको डायरेक्टली इलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इन पंचायतों के चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होंगे। ठीक है, नाउ स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि विलेज पंचायत का चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होता है। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, ये स्टेट के हाथ में ही पावर दे दी कि आप बताओ विलेज पंचायत का बंदा कैसे इलेक्ट होएगा, सॉरी चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ दिस पंचायत कैसे इलेक्ट होएगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बोल दिया कि इंटरमीडिएट लेवल की जो पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पंचायत है ना, उनके चेयरमैन इलेक्ट होंगे बाय दीज मेंबर्स ओनली। तो इंटरमीडिएट लेवल के जो पंचायत के मेंबर्स होंगे वही अपने में से किसी को चेयरपर्सन इलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेंबर्स हैं, वही अपने में से एक चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। तो इनका चेयरमैन तो चलो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट पंचायत होगा, इसका स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। और मेजॉरिटी हमारे कंट्री में जितनी स्टेट्स हैं ना, जितनी भी स्टेट्स हैं, उन्होंने यही कह दिया है कि
विलेज पंचायत का भी जो चेयरपर्सन है उसे भी इलेक्ट करने वाला होगा आपके, दे विल आल्सो बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट विलेज पंचायत। पर स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में पावर है, वो कोई और तरीका भी बता सकती है कि कोई और इंसान भी चेयरमैन हो सकता है इसका। ठीक है, क्लियर। तो मेन क्या है, 3 टियर होना चाहिए, अनलेस आपकी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। ठीक है, 3 टियर होना चाहिए, सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे मेंबर्स। चेयरमैन कैसे इलेक्ट होगा यह बता दिया आपका, प्लस एक और प्रोविजन दे दिया, स्टेट्स के हाथ में एक पावर दे दी। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं कि विलेज पंचायत का चेयरमैन जो होगा वो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत में बैठ सकता है। ठीक है, और इनका जो चेयरमैन होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत में बैठ सकता है। प्लस अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है कि जहां की पंचायत है ना, उस इलाके का जो लोकल एमएलए है या एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी इनकी पंचायतों में बैठ सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। पर यह पावर कंपल्सरी नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में। इफ स्टेट लेजिस्लेचर वांट्स देन दे कैन अलाउ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपीज और एमएलएज इन दीज 3 पंचायत्स। राज्यसभा के भी कोई मेंबर्स है ना, अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है जो इस इलाके का, जिस इलाके की पंचायत है उस इलाके में रजिस्टर्ड वोटर है, तो वो भी मेंबर हो सकता है। ये स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। और चेयरपर्सन भी अपर टियर में, नीचे के लेवल का चेयरपर्सन अपर टियर में मेंबर हो सकता है। ठीक है, ये आपने रखा हुआ है। क्लियर, मेक सेंस। ठीक है, अब बात आ जाती है सारी कि मतलब कौन होगा इलेक्ट वगैरह, तो ठीक है, पर अब बात आ जाती है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका बड़ा सिंपल कारण है कि बी आर अंबेडकर जी कहते थे कि जो पंचायती सिस्टम है ना, दीज आर डेन्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। यहां पे कास्टिस्ट हायरार्कीज, कास्टिज्म, पंचायत के थ्रू डोमिनेंट कास्ट सप्रेस करती हैं, ऑप्रेस करती हैं लोअर कास्ट को। अगर आप फिर से ऐसा कोई सिस्टम ले आओगे पंचायत का, तो डोमिनेंट कास्ट फिर गांव में पूरा ऑप्रेस करेंगी लोअर कास्ट को। तो आपने क्या करा, आपने कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हर स्टेट लेजिस्लेचर शैल इंश्योर कि जितनी भी तीनों लेवल की पंचायत में एससीज और एसटीज की रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब एससीज और एसटीज की तीनों पंचायत के लेवल में किस हिसाब से रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में छोड़ दिया। बस एक कंडीशन रख दी कि एससीज और एसटीज को पंचायतों में उतनी सीट मिलनी चाहिए जितना उनका प्रोपोर्शन है वहां की पॉपुलेशन में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक विलेज में 50% लोग एससीज हैं तो 50% पंचायत के मेंबर एससीज होने चाहिए। अगर एक जिला परिषद में 30% एससीज हैं तो 30% सीट्स इन जिला परिषद या पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर एससीज और एसटीज। ठीक है, तो एक तो आपने कंपल्सरी रिजर्वेशन कर दी एससीज एसटीज की, आपको देनी पड़ेगी और उनके पॉपुलेशन के हिसाब से देनी पड़ेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी प्रोविजन है। ठीक है, दूसरा मैंडेटरी प्रोविजन पता है क्या डाल दिया, वो डाल दिया कि हमारे जो विलेज सोसाइटीज है ना, विलेज लेवल पे जो सोसाइटीज हैं वो पेट्रियार्कल भी हैं। ठीक है ना, वहां पे जैसे कहते हैं ना, भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब पेट्रियार्कल सोसाइटी गांवों में भी होगी, छोटे शहरों में भी होगी। अब पेट्रियार्कल सोसाइटी का माइंडसेट तोड़ने के लिए आपने कहा हम विमेन को भी रिजर्वेशन देंगे और 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 सीट्स इन पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर विमेन। ठीक है, इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब कि अगर एक 100 लोगों की पंचायत है और उसमें से 33 विमेन होनी चाहिए और उसमें से 30 एससीज हैं, तो उन 30 एससीज में से भी 10 विमेन होनी चाहिए। एससीज में भी जितने एससीज आएंगे उनकी 1/3 विमेन होनी चाहिए, जितने एसटीज आएंगे उतने 1/3 विमेन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने पेट्रियार्की को तोड़ने के लिए और कास्ट हायरार्की को तोड़ने के लिए मैंडेटरी रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा है। हां, एक और रिजर्वेशन का प्रावधान है, पर वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में ही छोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स को लगता है कि उनकी स्टेट में पंचायत में अदर बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो स्टेट लेजिस्लेचर वो प्रोविजन बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं लिखा कितनों को मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से डिसाइड करें कि अदर बैकवर्ड कास्ट को कितनी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। क्लियर। प्लस साथ साथ इन्होंने ये बोल दिया है कि ये सिर्फ मेंबर्स में रिजर्वेशन नहीं होगी, चेयरपर्सन्स में भी रिजर्वेशन होगी। 1/3 चेयरपर्सन्स इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट
शैल बी विमेन। पंचायत जितनी भी होंगी उनके एक एक चेयर होगा, चेयरपर्सन होगा, तो 1/3 चेयरपर्सन आपकी स्टेट में विमेन होनी चाहिए। चेयरपर्सन में भी रिजर्वेशन है। अब अगेन एक बात और इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि मिनिमम 1/3 सीट्स ना विमेन के पास होनी चाहिए, पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो ज्यादा भी दे सकता है। कई स्टेट्स ने 50% रिजर्वेशन दी हुई है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा 1/3 से कम नहीं देनी, इससे ऊपर जितना मर्जी आप कर दो। तो कई स्टेट्स ने 50% भी दी हुई है, 50% चेयरपर्सन विमेन को बनाया हुआ है, पर वो स्टेट्स के हाथ में है। बट 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। एससीज एसटीज की उनकी पॉपुलेशन से कम नहीं होना चाहिए। अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए आपने खुला छोड़ा हुआ स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रिजर्वेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इन पंचायत की ड्यूरेशन क्या होगी, क्योंकि पहले पंचायत बलवंत राय मेहता कमेटी के टाइम पे भी, अशोक मेहता कमेटी के टाइम पे भी पंचायत का मॉडल हमारे देश में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा था? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स जानबूझ के इनके इलेक्शन नहीं करवा रही थी, इनको पावर्स नहीं दे रही थी। तो आपने क्या कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी कर दिया कि भाई इलेक्शन तो इनके रेगुलर होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि हर एक पंचायत का टर्म होगा 5 इयर्स का। ठीक है, 5 साल वो रहेंगे। क्लियर? और इलेक्शंस होने चाहिए 5 साल के पीरियड के बाद। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 5 साल के पीरियड में जब 6 महीने रह जाएंगे ना, उसी दौरान इलेक्शंस हो जाने चाहिए ताकि नई पंचायत का गठन हो सके। क्लियर? बट इसमें एक चीज है, एक कैवियाट है। स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहें, स्टेट लेजिस्लेचर चाहें, तो 5 साल के पीरियड ओवर होने से पहले ही पंचायत को डिसॉल्व भी कर सकती हैं। ठीक है, 5 ईयर का पीरियड होने से पहले पंचायत को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। मान लो एक पंचायत है जिसका टर्म 5 इयर्स ही है। ठीक है, आप क्या करते हो, 2.5 इयर्स के बाद, 2.5 साल के बाद उसे डिसॉल्व कर देते हो और दोबारा इलेक्शंस करवा देते हो। जब आप 2.5 साल के बाद डिसॉल्व कर दोगे और दोबारा इलेक्शंस करवाओगे, तो वो जो नई पंचायत आएगी ना, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो कितने टाइम तक रह सकती है? ये याद रखना, वो 5 इयर्स तक नहीं रहेगी, वो बचे हुए टाइम पीरियड तक रहेगी। अगर 2.5 इयर्स के बाद आपने डिसॉल्व करके नई पंचायत बिठा दी, नई पंचायत के इलेक्शन करवा दिए, तो जो नई पंचायत आई है वो 5 इयर्स तक ही रहेगी। सॉरी, वो बचे हुए टाइम पीरियड तक रहेगी। अगर 2.5 साल और रह गए तो 2.5 साल तक रहेगी, उसके बाद फिर दोबारा नई पंचायत आएगी। ये याद रखना, डिसॉल्व पहले हो जाए तो नई जो पंचायत आएगी वो रिमाइंडर पीरियड ही रखती है। क्लियर? हां, अनलेस आपने डिसॉल्व 5 साल पूरे होने में 6 महीने ही बचे हैं अगर, ठीक है, मान लो 5 साल पूरे होने में 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम ही रह गया, मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक, तब जो नई पंचायत आएगी ना, वो 5 साल के लिए आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 साल पूरे होने वाले हैं और 3 महीने रह गए और आपने डिसॉल्व कर दी। अब जो नई पंचायत आएगी वो 3 महीनों के लिए नहीं आएगी, वो पूरे 5 साल के लिए आएगी। तो 6 मंथ्स का आपने ऐसे कर दिया है। क्लियर? तो कुछ ऐसा सिस्टम है कि हाँ, in case of dissolution before the expiry of a period of 6 months from the date of dissolution, before the expiry of 6 months से पहले अगर आप डिसॉल्व करते हो तो रिमाइंडर है, पर 6 महीने से कम का टाइम पीरियड रह गया है, तो आप कहते हो कि चलो पूरे 5 साल दे देते हैं। क्लियर? अच्छा, कोई जो मेंबर है पंचायत का, कोई पंचायत का इलेक्ट हो जाता है, मेंबर वगैरह हो जाता है, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? पहली बात तो उसकी क्वालिफिकेशन वही है जो एक एमएलए एमपी की होती है। ठीक है, बस एक कंडीशन है, एमएलए एमपी की मिनिमम एज ना 25 इयर्स होनी चाहिए, नहीं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते एमएलए एमपी का। पर अगर आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो आपको 25 इयर्स भी नहीं चाहिए, मिनिमम 21 इयर्स रखा हुआ है आपने यंग लोगों के लिए। मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, आप पंचायत के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है, बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम है, जो भी एक एमएलए एमपी की क्वालिफिकेशन होगी वही एक पंचायत की मेंबर की क्वालिफिकेशन होगी, बस एज का फर्क है। ठीक है, और एक और चीज, मैं इनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, किन किन सिचुएशंस में ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मेंबर्स ऑफ पंचायत, वो सारी डिस्क्वालिफिकेशंस का राइट आपने स्टेट लेजिस्लेचर को दिया हुआ है। स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ लेके आएगा, उस लॉ के तहत वो डिस्क्वालिफिकेशंस बताएगा। तो हर स्टेट ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशंस रखी हुई हैं। स्टेट लॉ के तहत अगर कोई इंसान डिस्क्वालीफाई होता है तो हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएगा क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, सेंटर नहीं बताएगा, स्टेट्स अपने हिसाब से बताएंगे और क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है। बस ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है कि 21 साल से छोटा ना हो, बिल्कुल ही नया ना बच्चा आप ना डाल दो पंचायत में।
ऑलराइट, मेक सेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। या अब इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ना थोड़े और प्रोविजंस भी डाले हैं कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए भाई, क्योंकि रेगुलर इलेक्शन नहीं होते तभी पंचायत सक्सेसफुल नहीं होती। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हर स्टेट एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाएगी। एक तो इलेक्शन कमीशन है आपका यूनियन लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक स्टेट्स बनाएंगी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होगा ना, उसका काम होगा ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाना, पंचायत के, जिन्हें हम कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस करवाने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। और गवर्नर आपको पता है रन्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी स्टेट की। गवर्नर अपॉइंट करेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। गवर्नमेंट उसका टेन्योर और उसकी सर्विस कंडीशंस, कि उसकी कंडीशंस ऑफ वर्क क्या है, उसका टेन्योर ऑफिस के टेन्योर क्या होगा, वो सारा कुछ गवर्नर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो गवर्नर ये सारी चीजें डिसाइड करेगा, पर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस इंडिपेंडेंट रहे, गवर्नर उसे कोर्स ना कर सके, स्टेट गवर्नमेंट के रहमो करम पे ना हो। फिर इंडिपेंडेंट इंपार्शियल इलेक्शंस कैसे होंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में है, राइट। तो इसका ऑफिस इंडिपेंडेंट रहे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशन डाली है कि एक बार ये अपॉइंट हो गया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद गवर्नमेंट को मान लो पसंद नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट अपने मन पे आके रिमूव नहीं कर सकती। ये रिमूव नहीं हो सकता। द ओनली प्रोसेस थ्रू विच अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इज लाइक दैट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। जैसे आप एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हो ना, वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और आप जानते हो कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना कितना मुश्किल है। पार्लियामेंट में सारा वो 2/3 मेजॉरिटी वगैरह वगैरह, इंपीचमेंट का प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना मुश्किल है, और क्योंकि मुश्किल है इसीलिए इसके पास थोड़ी इंडिपेंडेंस है। प्लस इसकी कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस, ये तो रहता ही है, ठीक है। तो इसका ऑफिस इंडिपेंडेंट भी रखा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शंस फेयरली होते रहे। तो इलेक्शंस होते रहेंगे तो पंचायत सर्वाइव करती जाएंगी। मेक सेंस, ठीक है, क्लियर। चलो, हाँ, इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शन में डिस्प्यूट आ गया, होंगे कैसे, पहली तो बात इलेक्शन में डिस्प्यूट आ गया, कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करना है, वो सारा प्रोसीजर बताएंगे स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाएंगे, उस लॉ के तहत ही ये सारी चीजें डिसाइड होंगी कि इलेक्शन होने कैसे हैं, इलेक्शन में डिस्प्यूट आ गया तो रिजॉल्व कैसे होना है, किस अथॉरिटी के पास आपका इलेक्शन डिस्प्यूट जाएगा, ये सारा स्टेट लेजिस्लेचर थ्रू लॉ बताएगा। क्लियर, बस ये आपने दिया हुआ है, क्लियर। नाउ एक बात आपने और बोली हुई है, देखो क्या होता है, पंचायत को ना इफेक्टिव अगर होना है, पंचायत को अगर इफेक्टिव होना है तो उनके पास होने चाहिए 2 Fs। नाउ व्हाट आर दीज 2 Fs? उनके पास होने चाहिए फंक्शंस, काम होना चाहिए, उनके पास पावर्स होनी चाहिए कुछ, और उनके पास होने चाहिए फाइनेंसेस। भाई पैसा भी तो चाहिए काम करने के लिए, राइट। हमारे देश में कई पंचायत आज भी सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन्हें पावर्स ही नहीं दी हुई, फंक्शंस ही नहीं दिए हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं दी हुई, बस ऐसे ही डमी रखा हुआ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर देना नहीं चाहते। और कई बार स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ, पावर तो दे दी पर पैसा नहीं दिया हुआ, राइट। पैसा नहीं दिया हो तो वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो हर पंचायत को, हर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अच्छे से अगर चलना है तो इट रिक्वायर्स दीज 2 Fs। इट रिक्वायर्स फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल, पावर्स, एंड इट रिक्वायर्स फाइनेंसेस। नाउ फाइनेंसेस के लिए आपने एक सिस्टम रखा हुआ है, आपने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा हुआ है कि हर 5 साल के पीरियड में आप बनाओगे एक स्टेट फाइनेंस कमीशन। नाउ स्टेट फाइनेंस कमीशन
कि जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका टेन्योर क्या होना चाहिए, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड करेगा उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। वो लॉ के तहत बताएंगे कि कौन से लोग क्वालिफाइड हैं इस कमीशन के मेंबर्स होने के लिए, कौन से क्या उनकी कंडीशंस हैं। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करेगा गवर्नर। अच्छा, इनका काम क्या होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन का? स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होगा कि जितना भी स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के थ्रू पैसा आ रहा है उसमें से कितना पैसा शुड बी ट्रांसफर टू पंचायत, ताकि पंचायत अपने फंक्शंस कर सकें। राइट तो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के थ्रू पैसा आ रहा है उसमें से कितना शेयर पंचायतों का बनता है, यह बताएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। अच्छा, स्टेट फाइनेंस कमीशन यह भी बताएगा, ये भी रेकमेंड करेगा, अगेन बताएगा, ये नहीं है कि अथॉरिटी है, रेकमेंड करेगा कि कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत को दे देनी चाहिए। कुछ टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पर अगर पंचायतों के पास फाइनेंसेस की कमी नहीं रखनी तो कुछ टैक्सेस ही आप ट्रांसफर कर दो कि आज से पंचायतें ये टैक्स कलेक्ट करेंगी और अपने लिए यूज करेंगी, तो टैक्सेस ही ट्रांसफर कर देने। तो कौन से टैक्सेस की पावर, टैक्सेशन की पावर्स आपने पंचायतों को देनी है, ये भी ये बताएगा। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट कितनी ग्रांट दे इन पंचायतों को, यह भी बताएगा। और कोई भी काम अगर गवर्नर जो इनके ऊपर सौंप देता है वो इनके फंक्शंस होंगे। तो तीन मेजर इनके फंक्शंस क्या हो गए? एक, कौन से टैक्सेशन पावर्स पंचायत के पास जानी चाहिए, जितने टैक्सेस से पैसा आया उसमें से कितना पैसा जाना चाहिए पंचायत को, ठीक है, कितनी ग्रांट इन एड जानी चाहिए, और गवर्नर जो भी फंक्शन इन्हें दे रहा है इन्हें वो पूरा करके देना है। अब ये अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, ये अपनी रिपोर्ट दे देते हैं गवर्नर को, और गवर्नर उस रिपोर्ट को डालता है लेजिस्लेटिव असेंबली में और टेबल करता है और बताता है कि हमने कौन सी रिकमेंडेशन इनकी मान ली है, कौन सी नहीं मानी है, और जो नहीं मानी है उसके क्या रीजंस थे। ठीक है गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नर के हाथ में है कि इनकी रिकमेंडेशन माननी है या नहीं माननी, पर रीजन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्लियर? तो लेजिस्लेटिव असेंबली को ठीक ठाक पावर दिया हुआ है। तो थ्रू स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि फाइनेंसेस का काम ठीक से हो जाए। ठीक है, पर अभी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है, उनका मन करे तो वो कोई भी इनकी रिकमेंडेशन ना माने। फिर भी एक आपने थोड़ा सा वो अटेम्प्ट करा है कि इनके फाइनेंसेस की पावर को मतलब थोड़ा सा वो किया जाए। अच्छा, इनको फंक्शंस कौन से देने हैं? वेल, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है, दो मेजर चीजें कहता है कि लोकल लेवल पे प्लानिंग, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के काम तो आपको देने ही चाहिए पंचायत को। एक तो लोकल लेवल की प्लानिंग और लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के काम आपको पंचायत को देने हैं, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देने चाहिए। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका यह कहता है कि देखो, जो कई गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, कई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन का काम आपको पंचायत को देना है। मान लो मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ने उतारी हुई है, ठीक है, अब मिड डे मील स्कीम गांवों में इंप्लीमेंट कैसे होगी वो पंचायतों के कंट्रोल में दे दो, अपार्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। वरना तो स्टेट ब्यूरोक्रेट्स जो करते हैं ना वो इंप्लीमेंट करते हैं, अब पंचायतों को दे दो इंप्लीमेंटेशन का काम। तो ये दो चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दी कि एक तो स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन और लोकल लेवल की प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह, वो आपने देने हैं अपने पंचायत को। पर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुला छोड़ा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर, देखो ये हमारी एडवाइस है कि आपको ऐसा करना चाहिए, पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पूरी पावर है कि वो जितने फंक्शंस देना चाहता है दे दें, ये पावर दे रखी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ना एक शेड्यूल भी ऐड करा है जिसका नाम है 11th शेड्यूल। उसमें 29 आइटम्स या सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं। उन 29 सब्जेक्ट से रिलेटेड पावर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन 29 आइटम्स में से कुछ आइटम्स वो पंचायत को दे सकता है। यानी कि इसमें ना फंक्शंस लिखे हुए हैं 29 कि जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड काम है वो आप पंचायत को दे दो, ऐसे ऐसे इस 11th शेड्यूल में लिस्ट है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहें, लेजिस्लेचर चाहें तो ये 29 के 29 फंक्शंस पंचायत को दे दे, जैसे केरला ने करा हुआ है। अगर इनका मन करे तो 15 दे दें, 10 दे दें, पर इनके सामने गाइडेंस वो रख दिया कि ये चीजें आप दे सकते हो पंचायत को। क्लियर? 29 मैटर्स हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ ना हमारा खत्म होता है पंचायत का। पर एक चीज है, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसने कहा है कि ये जो हमने पंचायत के बारे में सिस्टम बताया ना, ये सिर्फ स्टेट्स के लिए है। इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है ना, यूनियन ऑफ इंडिया है जो,
उनके लिए ये सारे प्रोविजंस लागू हैं। ये प्रोविजंस यूनियन टेरिटरीज के लिए तो नहीं है। पंचायत के प्रोविजंस हमने स्टेट्स के लिए रखे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर ये कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर ये कर सकता है। यूटीज के लिए ये प्रोविजन नहीं है। यूटीज के लिए पार्लियामेंट अपने हिसाब से देखे जो वो करना चाहता है। क्लियर? नाउ अब हम फटाफट से बात करते हैं कि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये किन किन एरियाज में एप्लीकेबल है, किन किन एरियाज में नहीं है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यूटीज में ये एप्लीकेबल नहीं है। वेल, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसा कि बिफोर आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड, जम्मू एंड कश्मीर पे ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि जे.एंड.के को हम ऑटोनॉमी देना चाहते थे। ठीक है। देन नागालैंड पे, क्योंकि नागालैंड के लोग अपना सोशल मतलब उनका अपना स्ट्रक्चर था, वो नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये मुद्दा हम पे ऐड हो। ठीक है, तो नागालैंड पे एप्लीकेबल नहीं था। मेघालय पे, क्योंकि मेघालय वालों के अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नहीं चाहते थे, उनको नहीं दिया। मिजोरम को नहीं दिया आपने, मिजोरम में नहीं डाला। तो इन 4 स्टेट्स में, अब जे.एंड.के यूटी हो चुका है, उसका हम बात अलग से करेंगे, पर इन स्टेट्स में पहले एप्लीकेबल नहीं था। फिर 5th शेड्यूल में ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में मेंशन्ड है कि कुछ सेंट्रल इंडिया में ना, जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिनको मेंशन करा कॉन्स्टिट्यूशन में एज शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, ये ना हमारे इंडिया के ट्राइबल एरियाज है जिनका अपना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो हम वहां पे अपना सिस्टम नहीं थोपना चाहते थे। अब 5th शेड्यूल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन में ये शेड्यूल्ड एरियाज मेंशन्ड है, तो बोला है कि यहां पे नहीं एप्लीकेबल होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन 6th शेड्यूल में ना, आपके ये तो 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल में ना मेंशन्ड है कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज हैं जिन्हें हम ट्राइबल एरियाज कहते हैं। 6th शेड्यूल एरियाज, एक तो 5th शेड्यूल में सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल एरियाज हैं, 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज हैं, वो भी उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लस कुछ और जगहें हैं जैसे हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर, वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। देन दार्जिलिंग में गोरखालैंड काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इन एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होगा। आप अपने नोट्स में देख सकते हो किन किन एरियाज में नहीं एप्लीकेबल होगा। पर एक एक्ट एनैक्ट करा था इस पर ना, पार्लियामेंट को अपने पावर दी हुई थी कि शेड्यूल्ड एरियाज में अगर पार्लियामेंट चाहे तो अलग से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्ट बना सकता है कि शेड्यूल्ड एरियाज, 5th शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना सकता है। और 1996 में पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया भी, जिसको हम कहते हैं पेसा एक्ट। ठीक है, पेसा एक्ट का क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका शेड्यूल्ड एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं है, तो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए आपने अलग से एक एक्ट बनाया जिसमें पंचायत का प्रोविजन होगा, पेसा एक्ट 1996 में, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ठीक है, अब इसके क्या प्रोविजंस होंगे वो आप अपने नोट्स में से देख लेना। ठीक है, वेरी सिंपल, सिमिलर प्रोविजंस है, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर प्रोविजंस होंगे, प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होंगी, वो सारे आप अपने नोट्स में से देख लेना। ऑलराइट, तो नाउ आज की क्लास को ना हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। वैसे हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले चैप्टर में 74th अमेंडमेंट को भी डिस्कस करना है। ये तो अभी हमने सिर्फ विलेज लेवल की बात करी है, 73rd अमेंडमेंट की बात करी है। पर 74th अमेंडमेंट का जो टॉपिक है ना, जो अर्बन लोकल बॉडी से, अर्बन एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नेंस से डील करता है, वो इतना लंबा चौड़ा टॉपिक ही नहीं है, वो बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए हम उसे कल कर लेंगे। क्योंकि कुछ चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में भी फाइनेंस कमीशन तो कॉमन ही है, इलेक्शन कमीशन भी कॉमन ही है, ये चीजें रिजर्वेशन ऑफ SC STs वगैरह हम सारी पंचायत में डिस्कस कर चुके हैं। अर्बन लोकल बॉडीज में भी कुछ ऐसा ही है, पर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी हैं जो डिफरेंट है पंचायत से। We are going to continue with local self-government. As you guys all know, in the previous lecture we discussed rural local governments, which are also called panchayats. Right? तो पिछले लेक्चर में हमने रूरल लोकल गवर्नेंस के लिए जो लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होनी है, पंचायत,
उनको डिस्कस करा था हमने, पंचायत का सारा सिस्टम चेक किया था। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अर्बन लोकल बॉडीज, ऑलराइट, या अर्बन लोकल गवर्नेंस, अर्बन लोकल बॉडीज। Alright, so in today's lecture we are going to focus on urban governance, urban local self governance. Alright, तो urban local bodies पे आज हमारी डिस्कशन होगी। Now, previous lecture में ही हमने बात करी थी कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी गई है अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट और उसी के तहत वी एडेड पार्ट 9 और उसी के तहत वी एडेड 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कंटेन्ड सब्जेक्ट्स दैट कुड बी ट्रांसफर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू पंचायत्स, राइट और हमने सारी डिस्कशन करी थी। 3 टियर स्ट्रक्चर होगा पंचायत का, जिला परिषद होंगी, विलेज पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, फाइनेंस कमीशन होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, ये सारी हमने डिस्कशन करी थी। और हमने ये भी किया था कि पंचायत का ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी एप्लीकेबिलिटी इंडिया में कहां कहां है। ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं है, यूटीज में नहीं है, राइट और पेसा एक्ट को, एक्सटेंशन जो एक्ट था पेसा, उसको भी डिस्कस करा था। आज हम अपनी बात शुरू करेंगे अर्बन लोकल बॉडी से, और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, अर्बन लोकल बॉडीज को या अर्बन लोकल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलती है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, राइट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपने डाला है पार्ट 9A, पार्ट 9A डाला है। पार्ट 9A में आर्टिकल्स कहां कहां से जाते हैं, 243P से लेके 243ZG तक, ये आपके आर्टिकल्स होंगे जो अर्बन लोकल बॉडीज या अर्बन लोकल गवर्नेंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर। और इसी के साथ साथ जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपने एक शेड्यूल डाला था व्हिच कंटेन्ड ऑल द सब्जेक्ट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर टू पंचायत, राइट, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स कौन से सब्जेक्ट्स अर्बन लोकल बॉडीज को, जिन्हें हम म्यूनिसिपैलिटीज भी कहते हैं, उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपने डाला था 12th शेड्यूल। तो 73rd ने डाला 11th शेड्यूल, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड और इंसर्टेड 12th schedule which contains subjects that could be transferred by state governments to urban local bodies, and this schedule contains 18 items, right? 11th schedule में 29 items थी, इसमें 18 items हैं, right? तो in today's lecture we are going to focus our discussion on this topic, urban local bodies. So we are going to focus on urban areas. But before starting our discussion on urban local bodies, 74th Constitutional Amendment Act, Part 9, 12th Schedule, and all these things, we have to take a look at the evolution of urban local bodies in India. Urban local bodies का इंडिया में क्या इतिहास रहा है, क्या evolution रही है, क्या क्या हुई है इवेंट्स, क्या क्या अर्बन लोकल बॉडीज आई हैं, सो मच सो के क्या कैसी एवोल्यूशन थी कि हम ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक पहुंचे। क्लियर। तो अभी हम फोकस करते हैं राइट नाउ, फिर हम जाएंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पे। अभी हम फोकस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। ना आपको पता है जो आपकी एवोल्यूशन है ना, या जो इतिहास है आपका अर्बन लोकल बॉडीज का या म्यूनिसिपैलिटीज का, ये इंडिपेंडेंस के बाद नहीं स्टार्ट हुआ है। It has a history that started during British times. It started during British time. British ने इंट्रोड्यूस करा था अर्बन लोकल बॉडीज का कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में। आपको पता है सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश की गई थी मद्रास में, प्रेसिडेंसी टाउन था मद्रास। आपको पता है ना 3 शहर तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से डेवलप करे हैं, मद्रास विच इज नाउ कॉल्ड चेन्नई, कैलकाटा विच इज नाउ कॉल्ड कोलकाता, एंड बॉम्बे विच इज नाउ कॉल्ड मुंबई, राइट ये 3 अच्छे से डेवलप करे थे। तो मद्रास में पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खोली थी, और इमेजिन कितनी पुरानी है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब किस टाइम में अंग्रेजों ने एस्टैब्लिश कर दी थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेल 1687-88 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था अर्बन लोकल गवर्नेंस से। फिर मद्रास में ये एक्सपेरिमेंट उनको ठीक लगा तो उन्होंने बॉम्बे कैलकाटा को भी पीछे नहीं छोड़ा। बॉम्बे एंड कैलकाटा के लिए भी उन्होंने कहा ये चीज ठीक बैठेगी, तो 1726 के आसपास आपने बॉम्बे और कैलकाटा में भी अर्बन लोकल बॉडीज एस्टैब्लिश कर दी, राइट। अगेन ये 3 जो टाउन्स थे ना या प्रेसिडेंसी शहर थे, ये गौरव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि यहां पे ये सबसे पहले किए जाएगा।
क्लियर? नाउ उसके बाद भी ना अंग्रेज या कॉलोनियल गवर्नमेंट बैक देन रुकी नहीं। उन्होंने सोचा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ना हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लोकल गवर्नमेंट्स जो शहरों के गांवों की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें प्रोग्रेसिवली इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इसमें सबसे अच्छा काम करा था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसे हम लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन कहते हैं 1882 में, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि कैसे अर्बन लोकल बॉडीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाएं। राइट? आपको पता है लॉर्ड रिपन की इस रेजोल्यूशन को हम मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि मैग्ना कार्टा तो आपको पता होगा ना। आपको पता है सबसे पहला कंट्री मॉडर्न टाइम्स में या मिडीवल टाइम्स में, सबसे पहला कंट्री आज के जमाने में सबसे पहला कंट्री जो डेमोक्रेसी लेके आया था वो इंग्लैंड था। राइट? और इंग्लैंड में जो डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी ना, वैसे तो डेमोक्रेसी इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी, सिर्फ कुछ ही लोगों को वोटिंग का अधिकार था, पर 13th सेंचुरी में ही ना इंग्लैंड ले आया था मैग्ना कार्टा, और मैग्ना कार्टा में लिखा हुआ था कैसे डेमोक्रेसी टाइप इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। तो मैग्ना कार्टा बहुत ही सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी ने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की थी। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो ये लॉर्ड रिपन ने रेजोल्यूशन दी थी ना, इस रेजोल्यूशन से इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है। इसीलिए हम इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लॉर्ड रिपन जो हैं, लॉर्ड रिपन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये जो लॉर्ड रिपन थे उस समय के हमारे वाइसरॉय थे 1882 के टाइम पे। इन्होंने सोचा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अर्बन एरियाज में तो खासकर हम बनाएं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्लियर? प्रोसेस यहां तक नहीं रुका। कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी और कुछ भी हो, तो इसी के लिए उन्होंने एक कमीशन एस्टैब्लिश करा था जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ है 1907 में। उसकी रिपोर्ट आ गई थी 1909 में। उसमें अगेन बताया हुआ था कि कैसे आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यही उनके एक्सपेरिमेंट्स थे। फिर आपको पता होगा हिस्ट्री, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कुछ वर्णन है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक ऐसा एक्ट है जिसने एक तरह से इंडिया में ना फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और यूनियन सब्जेक्ट्स एस्टैब्लिश किए थे। जैसे आज हमारे है ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो सारा सिस्टम ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आ गया था। और उसी में ही ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया। तो आपको पता है ये हमारी इनोवेशन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनोवेशन नहीं है कि हमने पंचायत का और अर्बन लोकल बॉडीज की जो पावर है वो स्टेट्स को दे दी। ये अंग्रेजों ने ही जब ये एक्ट बनाया था ना, तो उसमें ही उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया था कि प्रोविंसेस करेंगे ऐसा। राइट? तो ये एक तरह से लेगेसी चल रही है आपकी। फिर भी आजादी के बाद अर्बन लोकल गवर्नेंस एकदम सी डल सी पड़ गई थी। 1947 के बाद अर्बन लोकल गवर्नेंस डल पड़ गई थी। जैसे रूरल एरियाज में प्लानिंग डेवलपमेंट वाला काम ब्यूरोक्रेट संभाल रहे थे, वैसे अर्बन एरियाज में भी प्लानिंग डेवलपमेंट वगैरह वाला काम ब्यूरोक्रेट्स ही संभाल रहे थे। और हमारे पिछले लेक्चर में एक डिस्कशन हुई थी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी करने के लिए आपको ये प्लानिंग, लोकल लेवल की प्लानिंग और लोकल लेवल की डेवलपमेंट लोगों के हाथ में देनी पड़ेगी। अब जितना ये फैक्ट रूरल एरियाज के लिए ट्रू है, उतना ही ये फैक्ट अर्बन एरियाज के लिए भी तो ट्रू है। मेक सेंस? जो हमारी शुरुआत में डिस्कशन हुई थी लास्ट लेक्चर के, कि जितना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और जितनी डेमोक्रेसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाने से रूरल एरियाज में आएगी, उतना ही अर्बन एरियाज को भी तो उस चीज की जरूरत है। राइट? इसीलिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ साथ आपने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एस्टैब्लिश करा या एनैक्ट करा, जिसमें आपने अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो कुछ शहरों में बनाती थी म्यूनिसिपैलिटीज, कुछ शहरों में नहीं बनाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि कई स्टेट्स बना तो देती थी पर उनके रेगुलर इलेक्शंस नहीं करवाती थी, जो पंचायत में प्रॉब्लम थी। तो रेगुलर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो डेमोक्रेसी पहुंचेगी ही नहीं ग्रास रूट्स तक।
ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के लिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए कुछ चीजें हर स्टेट के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए, जैसे रेगुलर इलेक्शंस हो, उन लोकल बॉडीज को आप फंक्शंस ट्रांसफर करो, फाइनेंसेस ट्रांसफर करो, राइट। इसी के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा, अब हम उसी की ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने अर्बन लोकल बॉडीज को रिकॉग्निशन दी है, क्लियर। दूसरी चीज, इसने पार्ट 9A इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें आर्टिकल्स होंगे 243P टू 243ZG, मेक सेंस। और इसने 11th नहीं 12th शेड्यूल इंट्रोड्यूस करा है। अब 12th शेड्यूल में क्या होगा, वो 18 आइटम्स होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट्स अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दे देंगी कि वो संभालें। हम अपनी पावर उनको डिवॉल्व कर रहे हैं। अगेन, डिस्ट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे, डिवॉल्व करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी चॉइस के हिसाब से वो पावर्स ट्रांसफर करेंगी, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चॉइस स्टेट लेजिस्लेचर्स को ही दी हुई है कि इन 18 आइटम्स में से वो जो आइटम्स ट्रांसफर करना चाहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज को, वो कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि 18 की 18 आइटम्स अर्बन लोकल बॉडीज, ये 18 पावर्स उन्हीं को ट्रांसफर हो, इनमें से कुछ भी करा जा सकता है, क्लियर। चलो फिर अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज पे। नाउ सबसे पहले तो आपने पता क्या करा है, आपने बोला है कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज होंगी ना, ये ना देखो क्या होता है कि ना एक सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाओगे आप सारे शहरों के लिए, ठीक है। कुछ छोटे शहर होते हैं, उनके लिए एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। कुछ बहुत बड़े मेट्रोपोलिस होते हैं, बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज होनी चाहिए। तो आप ही के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अर्बन लोकल बॉडीज ना शहर के हिसाब से ना डिफरेंट बनाई जाएगी, और वो डिफरेंट कितने तरीके की हैं, 3 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज हो सकती हैं। एक तो होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है ये चीज, एक तो होगी नगर पंचायत। एज यू गाइज ऑल नो, नगर इज हिंदी फॉर अर्बन एरियाज, राइट, सिटीज। एक तो होगी नगर पंचायत, दूसरा होगा म्यूनिसिपैलिटी, और तीसरा होगा आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पता है क्या कहता है, कहते हैं देखो नगर पंचायत तो आप वहां एस्टैब्लिश करना जहां पे शहर ना ट्रांजिशन में, अभी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कन्वर्ट हुआ है, नया नया छोटा शहर है, और अभी रिसेंटली ही रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। छोटा शहर है, गांव वाले ज्यादा फीचर्स हैं, पर शहर नोटिफाई हो चुका है गवर्नर के द्वारा, तो वहां आप ये नगर पंचायत बना दोगे। जो छोटा शहर होगा ना, स्मॉलर टाउन्स, उनके लिए आप म्यूनिसिपैलिटी बनाओगे, और जो बड़े बड़े शहर हैं उनके लिए आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाओगे। अब ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है थ्रू गवर्नर, क्लियर। गवर्नर डिसाइड करेगा ये एरिया आज से शहर कहलाएगा, और ये नगर पंचायत बननी चाहिए, इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी बननी चाहिए, इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बननी चाहिए, क्लियर। अच्छा, जो भी आप अर्बन लोकल बॉडी आप एस्टैब्लिश कर दो, एक बारी मान लो एक शहर में एमसी बन गई ना, अब उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स कैसे चूज होंगे, वैसे ही जैसे पंचायत के चूज होते थे। पंचायत के कैसे चूज होते थे, आपने पूरे विलेज को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया, या आपने पूरे विलेज को या डिस्ट्रिक्ट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया, और लोग इलेक्ट कर रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। वैसे ही आप ना पूरे शहर को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दोगे, जैसे पूरे स्टेट को एमएलए के इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं ना, वैसे ही पूरे अर्बन एरिया को ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दोगे। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम कहते हैं वार्ड। तो आपका जो शहर होगा, आपका शहर में जहां आप रहते हो वहां का जो वार्ड होगा, उस वार्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आप इलेक्ट करोगे। ऐसे ही आपने पूरे शहर को डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में बांट दिया, हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, और दैट रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट वार्ड, ठीक है। ऐसे ही आप वार्ड से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव इसमें डाल दोगे, डायरेक्ट इलेक्शन ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई या म्यूनिसिपैलिटी बन गई, इसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, ठीक है। अब ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का एक चेयरमैन भी तो होना चाहिए, इसका एमसी का एक चेयरमैन भी तो होना चाहिए। तो इस एमसी का चेयरमैन कैसे इलेक्ट होगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। जनरली स्टेट लेजिस्लेचर ये कह देता है कि ये जितने भी मेंबर्स आए ना, आपस में किसी को चेयरमैन इलेक्ट कर लें।
पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे, किसी स्टेट का पर्टिकुलर लेजिस्लेचर चाहे, तो वो अलग इलेक्शन प्रोसेस भी कर सकता है, वो अपॉइंट भी करवा सकता है। क्लियर? तो बिल्कुल पंचायत वाला ही सिस्टम है इसमें। मेक सेंस? ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपको पता होना चाहिए, स्टेट्स के हाथ में पावर दे दी। स्टेट लेजिस्लेचर शैल डिसाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी और इवन अ नगर पंचायत फॉर दैट मैटर। ऑलराइट, नाउ ये स्टेट लेजिस्लेचर को एक और पावर दी है। स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो ये जो एमसी है, अगेन एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक तो इस पे मेंबर्स आएंगे डिफरेंट वार्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो पर्सन पीपल हैविंग स्पेशल नॉलेज अबाउट साइंस या और बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, उनकी भी मेंबरशिप का रूट बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो वो ऐसा कह सकता है कि देखो हर शहर का ना कोई बेस्ट आर्किटेक्ट जो है, स्पेशलिस्ट जो हैं, उनको भी आप मेंबर बनाओ एमसी का, आप बना सकते हो, चेयरपर्सन के पास पावर है। और दूसरी बात यह है कि उसको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। तो पीपल हैविंग स्पेशल नॉलेज अबाउट इन डिफरेंट फील्ड्स कैन बी इलेक्टेड और नॉट इलेक्टेड, कैन बी नॉमिनेटेड एज मेंबर्स ऑफ एमसी। प्लस जैसा पंचायत में था, इस एमसी का जो जिस एरिया में एमसी पड़ता है वहां का जो लोकल एमएलए है वो भी मेंबर बन सकता है इस एमसी का, अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे। इस एरिया का एमपी है, लोकसभा का एमपी, वो भी बन सकता है। और राज्यसभा का एमपी भी, कोई उस एरिया में अगर राज्यसभा का एमपी इलेक्टर है तो वो भी इस एमसी में जा सकता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक और चीज है कि जो डिफरेंट वार्ड्स को ना कंबाइन करके आप एक वार्ड्स कमिटी भी बना देते हो। ठीक है। वार्ड्स कमिटी के अलावा एमसी अपने फंक्शंस पता है कैसे करती है? एमसी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो एमसी ना स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक कमिटीज बना लेती है। जैसे टाउन प्लानिंग कमेटी बना देगी, सैनिटेशन कमेटी बना देगी, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। तो उन कमेटी के मेंबर्स के चेयरमैन वगैरह होंगे, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं, कोई स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, ये सारी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होगी। अच्छा, अगेन सोशल इनजस्टिस ना हो, इसीलिए आपने पंचायत में जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया थी ना, रिजर्वेशन का सारा तरीका था, वो इसमें डाल दिया है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन लेवल्स, द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन दिस एरिया, म्युनिसिपल एरिया। क्लियर? तो पॉपुलेशन के हिसाब से एससी एसटी को भी रिजर्वेशन है और विमेन को 1/3 रिजर्वेशन है। 1/3 वार्ड से जो इलेक्ट होके आएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, उनमें से 1/3 लोग विमेन होनी चाहिए। ठीक है। एंड अगेन दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितने एससीज या एसटीज आएंगे उनमें भी 1/3 एससीज विमेन होनी चाहिए। क्लियर? मेक सेंस? तो ये रिजर्वेशन का सारा सिस्टम होगा। अब आगे एक और चीज इन्होंने बोल दिया है, अगर आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी बड़े एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि अगर आपकी एमसी उस अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट करती है जिसकी पॉपुलेशन इज मोर देन 3 लाख, तो आप ना वार्ड्स कमिटी भी बैठाओगे। अब व्हाट आर वार्ड्स कमिटी? जैसे अगर बहुत बड़ा शहर है, मोर देन 3 लाख पॉपुलेशन वाला शहर है, तो उसमें बहुत सारे वार्ड्स होंगे। तो कुछ 3-4 वार्ड्स ऐसे होंगे जिनके इश्यूज ना कॉमन होंगे, क्योंकि वो कॉमन से एरिया में पड़ते हैं। जैसे अगर दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी तो कुछ एरियाज दिल्ली के ऐसे हैं जिनके मुद्दे कॉमन है, पर उसमें वार्ड्स बहुत सारे हैं, तो वो अपने कॉमन मुद्दे एक साथ सॉल्व कर लें। इसलिए उन 4-5 वार्ड्स को ना कंबाइन करके आपने एक वार्ड्स कमिटी बिठा दी है। ठीक है। अब वार्ड्स कमिटी के इलेक्शन कैसे, वार्ड्स कमिटी में मेंबर कौन कौन जाएगा, क्या चेयरपर्सन होगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। पर कुछ वार्ड्स कंबाइन होके अपने मुद्दे सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो प्रोविजन भी है। ठीक है। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन का सिस्टम भी बिल्कुल पंचायत वाला ही है, बस एक सटल सा डिफरेंस है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी की ड्यूरेशन होगी 5 इयर्स की ही। ठीक है। अनलेस इट इज डिसॉल्व बाय द स्टेट लेजिस्लेचर पहले ही। जैसे पंचायत में था कि 5 साल की आपकी ड्यूरेशन है, पर आपको पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको 2 साल के अंदर अंदर ही डिसॉल्व कर दिया तो नई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गठित होगी उसका जो टर्म होगा वो बचे हुए 3 साल का ही होगा। ये चीज क्लियर है? राइट। यही पंचायत में था सारा सिस्टम। तो इसकी ड्यूरेशन 5 इयर्स होगी ना। पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिसोल्यूशन को लेके एक सटल सा फर्क है। पंचायत को ना स्टेट गवर्नमेंट्स या पंचायत को एक्चुअली
स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट लेजिस्लेचर ना डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पंचायत को डिसॉल्व कर सकते हैं। पंचायत के पास ये पावर नहीं है कि उनको पहले रीजन कम्युनिकेट किया जाए, या पंचायत शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी ऑफ बीइंग हर्ड। ये पंचायत के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर आपको पता है म्यूनिसिपैलिटीज के पास ये अपॉर्चुनिटी है। जब भी गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज को डिसॉल्व करने की बात करेंगी ना, तब म्यूनिसिपैलिटीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू बी हर्ड। उनको सुनने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी पंचायत के पास नहीं है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। जनरली हम सेम मान के चलते हैं, वो नहीं करना। पंचायत के पास तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, डिसॉल्व करना कर दिया। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी आई पे आ जाए तो म्यूनिसिपैलिटी को भी डिसॉल्व कर दे, बट दे शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। मेक सेंस? अच्छा इलेक्शन का क्या सिस्टम है? 5 साल के बाद इलेक्शन रेगुलरली कराने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट अवॉइड इलेक्शंस और इलेक्टिंग न्यू म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। हर 5 साल का पीरियड के बाद, 5 साल का पीरियड एंड हो गया, नए इलेक्शन होंगे। अगर आपने डिसॉल्व कर दिया पहले ही, तो डिसॉल्व करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर नई म्यूनिसिपैलिटी आपको गठित करनी है, नए इलेक्शन करवाने हैं विद इन 6 मंथ्स। ये दिया हुआ है। ऑलराइट, मेक सेंस? तो ये सारा सिस्टम है। बाकी इनके पास फंड्स कैसे आएंगे, वो फाइनेंस कमीशन है उसके लिए। तो फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशंस देगा ना पंचायत के लिए, वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी देगा। इनके इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा? वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो पंचायत के इलेक्शन करवाता था, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों की पावर्स पंचायत को भी एक्सटेंड होती है और अर्बन लोकल बॉडीज को भी एक्सटेंड होती है। मेक सेंस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। या अगेन एक और चीज इनकी पंचायत से कॉमन है, वो है कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो कुछ एरियाज में नहीं एप्लीकेबल है। जैसे हमने कहा था, ट्राइबल एरियाज हो गए, शेड्यूल्ड एरियाज हो गए, दार्जिलिंग गोरखा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मणिपुर हिल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, राइट, और जेएंडके में एप्लीकेबल नहीं था। वैसे ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ एरियाज में नहीं एप्लीकेबल होगा। जहां पंचायत एप्लीकेबल नहीं है, वहीं म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एग्जेम्प्टेड एरियाज कौन से हैं इंडिया के? वो सेम है पंचायत के लिए भी और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी। ऑलराइट, मेक सेंस? ऑलराइट, चलो अर्बन लोकल बॉडीज का ना जो हमारी डिस्कशन है वो सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती है। एक्चुअली ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे पंचायत हो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, उनको इनैक्ट करने का पर्पस पता क्या था? एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी करनी है, आपने ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी करनी है। ये सारी चीजें करने के लिए तो आपने म्यूनिसिपैलिटीज एस्टैब्लिश कर दी और पंचायत एस्टैब्लिश कर दी। एक और कारण की वजह से आपने इनको इनैक्ट करा है। देखो, इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है ना, या डेवलपमेंटल प्लानिंग होती है, बिफोर एनैक्टमेंट ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो ना टॉप डाउन थी। यानी कि पूरे देश के लिए प्लान बनेगा दिल्ली में और हर स्टेट के लिए बनेगा, और फिर हर स्टेट को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। प्लानिंग कमीशन होता था ना पहले, तो हर स्टेट को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा और हर स्टेट को उसी हिसाब से करना है। इसे हम कहते हैं टॉप डाउन प्लानिंग, ठीक है। ये टॉप डाउन प्लानिंग मॉडल होता है कि दिल्ली से जाएगा और नीचे नीचे इवन डिस्ट्रिक्ट तक, गांव गांव तक प्लान बना होगा, वो उनको कम्युनिकेट होगा। उस प्लानिंग प्रोसेस में इनका कोई रोल नहीं होता, गांव वगैरह का, ठीक है। टॉप से इंस्ट्रक्शंस आती हैं और वो नीचे नीचे के लेवल्स में पर्कुलेट होती जाती हैं। इसे टॉप डाउन प्लानिंग कहते हैं, टॉप डाउन लेवल ऑफ प्लानिंग कहते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी सोचा था वैसे, पर उस चीज को कर नहीं पाए थे। फिर बहुत सारे जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स या डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनका पता क्या कहना था? उनका कहना था कि अगर आप टॉप डाउन प्लानिंग करोगे ना, तो लोगों की एक्चुअल नीड्स एड्रेस नहीं होंगी। अगर मैं एक एरिया में बैठा हूं, लेट्स सपोज वी आर लिविंग इन तमिलनाडु, ठीक है। अब तमिलनाडु में मेरी क्या नीड्स हैं, वो दिल्ली में बैठे बंदे को क्या पता। और तमिलनाडु के एक मैं छोटे से खित्ते में रहता हूं, छोटे से गांव या देहात में रहता हूं। अब हमारी जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स है, वो दिल्ली वाले को क्या पता, कितने ही सर्वेस कर लेगा वो पूरे हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान बहुत बड़ी चीज है, राइट। यहां तो हम ये देख लेते हैं कि दिल्ली और पंजाब के किसानों में तालमेल नहीं बैठ रहा। दिल्ली की सरकार को यह नहीं पता कि पंजाब या हरियाणा या किसानों के क्या मुद्दे हैं। यहां पे भी हम डिस्कॉर्ड देख सकते हैं, 2 कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है, बात चल रही है और सॉल्यूशन आएगा। बट एक डिस्कॉर्ड तो होता ही है। तो दिल्ली में बैठे बैठे लोगों को क्या पता कि गांव देहात कोने कोने में देश के क्या प्रॉब्लम है।
और इसीलिए उनकी प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होती। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बोला था कि प्लानिंग, डेवलपमेंटल प्लानिंग शुड बी बॉटम अप। बॉटम अप प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि एक गांव के जो पंचायत है वो उस गांव का प्लान डेवलप करे, वो उस गांव का प्लान अपनी डिस्ट्रिक्ट को दे। डिस्ट्रिक्ट के अंडर बहुत सारे गांव हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इंसान और डिफरेंट डिफरेंट गांवों के प्लान लेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट गांवों ने बनाए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस ने बनाए हैं, उनके प्लान एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अमलगमेट होंगे। फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लोग ऐसे ही विलेजेस से या अर्बन एरिया से प्लान उठाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना प्लान बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान अपने स्टेट को देगा, स्टेट अथॉरिटी को, और डिफरेंट इंडिया की स्टेट्स फिर वो प्लान दिल्ली को देंगे और दिल्ली उसी हिसाब से प्लान बनाएगा। तो नीचे से प्लान उठता जा रहा है, लोगों की नीड्स एड्रेस होती जा रही हैं, ठीक है। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने का मेन पर्पस ये था कि बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए प्लानिंग की, राइट। इसीलिए बोला है बोथ 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में कि डेवलपमेंटल प्लानिंग आप पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज को दे दो और वो ऊपर पहुंचाते जाएं, राइट। अब ये जो डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये जो डिफरेंट पंचायत हैं, ये किस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को अपने प्लान सबमिट करेंगे, और वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कौन सी होगी जो स्टेट गवर्नमेंट को अपने डिस्ट्रिक्ट का प्लान सबमिट करेंगे। इसी के लिए ना 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रोविजन है। उन्होंने बोला, ये जो 2 एक्ट्स आई थी इसमें लिखा हुआ है कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना बनानी है एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बननी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनानी है। इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये जिस डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कमेटी होगी ना, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे अर्बन एरियाज हैं, राइट। हर अर्बन एरिया के लिए एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपैलिटी है, विलेजेस के लिए पंचायत हैं, राइट। ये डिफरेंट पंचायत, डिफरेंट अर्बन म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अपने अपने एरिया के प्लान सबमिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को, और फिर इन सबके इनपुट्स लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाएगा, राइट, मेक सेंस। तो इसीलिए ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सब नीचे लेवल से प्लान्स लेगी और फिर आगे स्टेट अथॉरिटी को देगी ताकि प्लानिंग बॉटम अप हो, राइट। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनानी है, ये काम ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेटरी कर दिया हर स्टेट के लिए, पर फिर ना कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकी पावर्स ना स्टेट्स को दे दी। स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा ना वो डिसाइड करेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, क्या क्या इनके फंक्शंस होंगे, इन्हीं के अंडर कौन सी कमिटीज होगी, इसका सारा काम स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो मैंडेटरी कर दिया कि ये डीपीसी बनानी है, पर ये जो डीपीसी होगी इसके क्या फंक्शंस होंगे, इसके कितने मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, वो सारा स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में पावर है, वॉलंटरी है वो, क्लियर। बस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कंडीशन डाल दी। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के 4/5 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स आप रख दो, 4/5 मेंबर्स ना पता कैसे इलेक्ट होने चाहिए। ये जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना पंचायतों के, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं एमसी के, ये सारे इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अगेन नॉट ऑल मेंबर्स, 4/5 मेंबर्स। बाकी 1/5 मेंबर्स कहां से आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में छोड़ दिया आपने, क्लियर। सो 4/5 मेंबर्स ऑफ district planning committee shall be elected by the elected members of panchayats and municipal corporations। अब municipal corporation या municipality के पास कितने मेंबर इलेक्ट करने की पावर होगी, पंचायतों के पास कितने मेंबर इलेक्ट करने की, डीपीसी के कितने मेंबर इलेक्ट करने की पावर होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि स्टेट लेजिस्लेचर पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड कर ले। अगर इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा पावर इनके पास होनी चाहिए, ज्यादा नंबर ये मेंबर्स ये इलेक्ट करें। अगर रूरल डिस्ट्रिक्ट है तो ज्यादा मेंबर्स ये इलेक्ट करें, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेन काम जनरली क्या होंगे, कौन सा इनका मतलब क्या होना चाहिए, प्लानिंग के इनके फंक्शंस क्या है, डीपीसी का चेयरमैन कैसे इलेक्ट होएगा, मेंबर्स तो हो गए, चेयरमैन कैसे इलेक्ट होएगा ये भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, ऑलराइट। अगेन पर्पस क्या है, बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होनी चाहिए,
ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। अब ये कहीं अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। कुछ स्टेट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सीरियसली लेती हैं, जैसे केरला वगैरह होगी, वहां पे बॉटम अप अप्रोच अच्छे से चल रही है। पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ना अपना राइवल देखते हैं कि ये ना एक तरह वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर ले जाएंगे। स्टेट्स अपनी पावर देना नहीं चाहती इनको, इसीलिए वहां पे प्लानिंग कमेटी तो बना देते हैं, डीपीसी तो बना देते हैं, पर उसको ज्यादा फंक्शन नहीं देते, उसको थोड़ा डल सा रखते हैं, ठीक है। अगेन ये हर स्टेट के लिए डिफरेंट है, क्योंकि स्टेट्स के पास पावर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लेजिस्लेचर को। क्लियर? अब ये तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी। ऐसे ही ना हर मेट्रोपोलिस के लिए देखो, मेट्रोपोलिस होगी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोज होगी दिल्ली, दिल्ली, कलकत्ता, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। ऐसे ही ना जो डिफरेंट मेट्रोपोलिसेस हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि आपको बनाना है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, वैसे ही आपने मेट्रोपोलिस के लिए बनानी है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, उसका भी काम यही होगा कि उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में जितने भी गांव हैं, विलेजेस हैं और जितने भी अर्बन रीजन्स हैं, वो रीजन से डिफरेंट एरिया से प्लान्स आए और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी उन प्लान्स को कोलेट करे और एक ड्राफ्ट प्लान इस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए डेवलप करे। बिल्कुल डीपीसी वाला ही काम है। बस इसमें और डीपीसी में, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में एक फर्क है। अगेन इसके कितने मेंबर्स होंगे, कौन इलेक्ट करेगा, क्या होगा, ये सारा सिस्टम स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। बस बशर्ते 2/3 members of this MPC shall be elected by the elected members of panchayats and municipalities under this metropolitan area committee। ठीक है, metropolitan planning committee। ऑलराइट, मेक सेंस। तो ये आपका एमपीसी हो गया, ये आपका डीपीसी हो गया। बस इतना ही है अर्बन लोकल बॉडीज में। दो आपके नोट्स में ना और अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब जैसे मेंशन होगा, जैसे कैंटोन, कुछ एरिया कैंटोनमेंट्स होते हैं तो उनके लिए म्यूनिसिपैलिटी नहीं होती, कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स होती हैं तो टाउन एरिया प्लानिंग कमिटीज होती हैं, वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स अपने हिसाब से लोकल गवर्नेंस करते हैं, उनके लिए म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह नहीं होती। तो वैसे वैसे टाउन एरिया प्लानिंग कमेटी हो गया, आपका कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो गए, उनका अलग सिस्टम है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी। ऑलराइट, एंड इसी के साथ हमारा खत्म होता है पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चैप्टर। हाय, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।